हेलो गाइस, सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 11th 12th बीएससी एमएससी केमिस्ट्री में बहुत काम आएंगे। और साथ ही साथ इस टाइप के क्वेश्चन आपको जेई नेट वगैरह के एग्जाम पे भी मिल जाते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री हमारी सभी एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी साइंस का एग्जाम आप लेके चलें उसमें केमिस्ट्री तो जरूरी आती है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। नेक्स्ट वीडियो आपको इनऑर्गेनिक और फिजिकल वगैरह केमिस्ट्री भी दिखाएंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वो है केमिकल शिफ्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट से आप क्या समझते हैं? व्हाट आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस केमिकल शिफ्ट। क्या क्या फैक्टर हैं जो केमिकल शिफ्ट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। केमिकल शिफ्ट, द पोजीशन ऑफ द सिग्नल इन द स्पेक्ट्रम हेल्प अस टू नो द नेचर ऑफ प्रोटॉन्स विच एरोमेटिक एलिफेटिक एसिटाइलिक विनाइलिक एडजेसेंट टू सम इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एक्सेट्रा। तो स्पेक्ट्रम पे प्रेजेंट सिग्नल की पोजीशन उसमें प्रेजेंट प्रोटॉन के नेचर को बताती है कि प्रोटॉन का नेचर कैसा है, एरोमेटिक है, एलिफेटिक है, एसिटाइलिक है, विनाइलिक है, एडजेसेंट टू सम इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग है और या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एक्सेट्रा, किस टाइप का उसका नेचर है। तो ये बताता है कौन? स्पेक्ट्रम पे प्रेजेंट सिग्नल की पोजीशन बताती है, उस पे उसके नेचर, प्रोटॉन का नेचर बताती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ईच ऑफ दीज टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स विल हैव डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट एंड दस दे एब्जॉर्ब एट डिफरेंट अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, ईच ऑफ दिस टाइप्स ऑफ प्रोटॉन यानी कि प्रत्येक प्रोटॉन वह है जो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट में होता है, यानी कि अलग अलग जो प्रोटॉन है वो अलग अलग एनवायरनमेंट में होगा, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट में होगा एंड वो अलग अलग जो है अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ को एब्जॉर्व करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट चलते हैं। व्हेन ए मॉलिक्यूल इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, जब किसी मॉलिक्यूल को एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जा रहा है, जैसे हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, हमने उसे मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। ठीक है, its electron are caused to circulate and thus they produce secondary magnetic field। और जो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसमें सर्कुलेट करेंगे। जैसे हमने कोई मॉलिक्यूल को एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, अब जो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसमें सर्कुलेट करेंगे। ठीक है, उसके इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में सर्कुलेट। जैसे ये हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है जिसको हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है, अब जो उसके इलेक्ट्रॉन है ये इसमें सर्कुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये इसके अंदर सर्कुलेट करेंगे। जैसे ये हमारा मॉलिक्यूल है और जिसके इलेक्ट्रॉन ये इसमें सर्कुलेट करेंगे। ये हो गया। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसके अंदर सर्कुलेट करेंगे और एक सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे एंड दे प्रोड्यूस सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड। जो उसके मैग्नेटिक जो फील्ड में प्रेजेंट मॉलिक्यूल है उसके जो इलेक्ट्रॉन है जब वो उसमें सर्कुलेट करेंगे तो वो एक तरीके का सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, जो कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा। रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अबाउट द प्रोटॉन इटसेल्फ जनरेट्स अ फील्ड इन सच ए वे दैट आर द प्रोटॉन इट अपोजेस द अप्लाइड फील्ड। तो जो उसके जब वो उसमें सर्कुलेट करेगा तो वो एक तरीके का सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जिसे हमने इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बोला। और जो रोटेशन इलेक्ट्रॉन की रोटेशन से जो रोटेशन हो रही है उससे एक जनरेटेड फील्ड इन सच ए वे दैट द प्रोटॉन, जो उसमें रोटेशन हो रही है तो उससे एक फील्ड जनरेट हो रहा है जो कि प्रोटॉन कर रहा है। इट अपोजेस द अप्लाइड फील्ड, जो कि अप्लाइड फील्ड को अपोज कर रहा है। ठीक है, जो उसके बीच में रोटेशन हो रही है उससे एक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है जो कि अप्लाइड फील्ड को अपोज कर रहा है। दस द फील्ड फेल्ट by the proton is diminished and the proton is set to shielding। जिसकी वजह से जो इंड्यूस्ड फील्ड है, नहीं, जिसकी वजह से जो फील्ड है, जो फील्ड प्रोटॉन फेल्ट कर रहा है वो डिमिस्ड हो जा रहा है जो प्रोटॉन की जो सील्ड है उसकी वजह से। ठीक है, आगे चलता है। बट इफ द इंड्यूस्ड फील्ड रेनफोर्सेस द अप्लाइड फील्ड द प्रोटॉन फील्स अ हायर फील्ड स्ट्रेंथ एंड दस सच ए प्रोटॉन इज सेड टू बी डिशील्डेड। ठीक है, शील्डिंग शिफ्ट द एब्जॉर्प्शन अप फील्ड एंड डिशील्डिंग शिफ्ट द एब्जॉर्प्शन डाउन फील्ड। जो शील्डिंग शिफ्ट है उसमें जो एब्जॉर्प्शन होगा, अगर जो शील्डिंग शिफ्ट है, शील्डिंग में जो एब्जॉर्प्शन होगा वो अप फील्ड होगा। ठीक है, शील्डिंग में एब्जॉर्प्शन जो है अप फील्ड हो रहा है और डिशील्डिंग में एब्जॉर्प्शन डाउन फील्ड हो रहा है। अगर डी शील्डिंग है हमारा तो उसमें जो हमारा एब्जॉर्प्शन है वो डाउन फील्ड हो रहा है। ठीक है, इतनी बात बेसिक है कि अगर हम शील्डिंग कह रहे हैं तो हमारा जो फील्ड है वो अप फील्ड हो रहा है और अगर हम डी शील्डिंग बोल रहे हैं तो हमारा फील्ड डाउन फील्ड हो रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल है। आगे चलते हैं।
तो हमारा यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड का डायग्राम है। द सर्कुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ ए CH बॉन्ड यानी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल। तो ये हमारा एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड का एक डायग्राम है, जिसमें हमारा जो फिगर है ये क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं इसको देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, द सर्कुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ ए CH बॉन्ड यानी कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो है ये एक सर्कुलेशन है ऑफ इलेक्ट्रॉन का, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का सर्कुलेशन है अंडर जो है इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इनका क्या दिखाई दे रहा है, सर्कुलेशन दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो कि है कौन, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का। तो जिसमें हमारे जो ये बाहरी आपको दिख रहे हैं ये डॉट्स लाइन है, ये है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। और जो हमारा अंदर प्लस में दिख रही है हमारा प्रोटॉन हो गया, और जो हमारा ये ब्लैक में जो रोटेट हो रहा है ये हमारा सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। और यहाँ पे हमारे जो है हाइड्रोजन आयंस जा रहे हैं इधर से इस तरफ को, ठीक है। और ये हमारे इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलेशन हो रहा है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। तो आगे चलते हैं। Such shift compared with a standard difference in the position of NMR absorption which arise due to the shielding or deshielding of protons by electrons are called chemical shift। तो जो शिफ्ट हमने भी पढ़ी, such shift compared with a standard difference in the position of NMR absorption, तो जो हमने भी शिफ्ट पढ़ी वो NMR absorption के हिसाब से पोजीशन पे है which arise due to the shielding और deshielding of protons, जो कि shielding और deshielding of proton को बता रही है। इसको हम कहते हैं केमिकल शिफ्ट। शील्डिंग और डिशील्डिंग क्या थी, शील्डिंग में मतलब कि अगर हमारा अप फील्ड हो रहा है तो शील्डिंग है, और डाउन फील्ड हो रहा है तो शील्डिंग है, और जो इसको बता रहा है वही हो रहा हमारा क्या कहलाता है, केमिकल शिफ्ट। जो हमें बता रहा है कि शील्डिंग और डिशील्डिंग क्या है वो हमारा, जो हमें बता रहा है कि शील्डिंग और डिशील्डिंग क्या है वो हमारा क्या कहलाएगा, केमिकल शिफ्ट, ठीक है। Simple. For measuring chemical for various protons in a molecule, the signal for tetramethylsilane TMS is taken as a reference, ठीक है। अगर हमें किसी वेरियस प्रोटॉन्स का केमिकल शिफ्ट निकालना होता है तो हम जैसे सिग्नल के लिए हम एक सिग्नल ले टेट्रामेथिलसिलेन TMS इज टेकन एज ए रेफरेंस, ठीक है। हमने TMS को एक रेफरेंस के तौर पे लिया ड्यू टू द लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है, जिसकी वजह से द शील्डिंग ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स इन टेट्रामेथिलसिलेन इज ग्रेटर देन मोस्ट, जिसकी वजह से जो शील्डिंग है टेट्रामेथिलसिलेन में वो ग्रेटर है यानी कि ज़्यादा है, बाकियों के मुकाबले ज़्यादा है ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड के मुकाबले टेट्रामेथिलसिलेन में शील्डिंग ज़्यादा है। Therefore, NMR signal for tetramethylsilane is taken as a reference and chemical shift for different kind of protons are measured relative to it, ठीक है। आगे चलते हैं। Clearly, the NMR signal for a particular proton in a molecule will appear at different field strength compared with the signal for TMS. The difference in the absorption position of the proton with respect to TMS signal is called chemical shift. Del value, जिसे हम del value से बताते हैं, chemical shift को हम mainly del से बताते हैं, ठीक है। del यहाँ पे केमिकल शिफ्ट को हम बताते हैं इसलिए डेल वैल्यू, ठीक है, डेल इसलिए बताते हैं केमिकल शिफ्ट। आप लोगों को दिख गया होगा। टेट्रामेथिलसिलेन इज द मोस्ट कन्वीनियंट रेफरेंस एंड हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। तो जो टेट्रामेथिलसिलेन यानी कि हमारा जो TMS है वो मोस्ट कन्वीनियंट रेफरेंस है, यानी कि जो हमारा TMS है टेट्रामेथिलसिलेन ये सबसे कन्वीनियंट हमारा एक रेफरेंस है जिसको हम इजीली ले सकते हैं। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे बताए गए, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे एक स्केल है जिसमें हमारे पास 0 to 10 है, और इधर को हमने इस बार हमारा जो 0 इस साइड है और 10 यहाँ पे, और ये हमारा डेल केमिकल वैल्यू केमिकल शिफ्ट हो गया, TMS और टेट्रामेथिलसिलेन हो गया, और सेम इधर पे हमारा 0 है, इधर हमारा टाउ है, 0 to 10 इधर है। इसके बाद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है हमारी इधर को है, इस वाले हमारी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इधर को दिखाई जा रही है, हमारा 0 यहाँ पे 10 यहाँ पे, और ये हमारा केमिकल शिफ्ट का एक डायग्राम है। एंड इस वाले में जो है हमारा डिशील्ड सिग्नल, जो हमारे डिशील्डेड सिग्नल है मैंने बताया था कि वो डाउन फील्ड होते हैं और शील्डेड सिग्नल अप फील्ड होते हैं। तो ये हाईली सिग्नल से जो शील्डेड सिग्नल है वो अप फील्ड हो रहे हैं, और जो डिशील्डेड सिग्नल है वो डाउन फील्ड जा रहे हैं, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज मिसिबल विथ मोस्ट ऑल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इट इज़ हाईली वोलेटाइल, लो बॉइलिंग एंड इज रेडियली रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम। तो जो
TMS है वो हाईली वोलेटाइल होता है, यानी कि वो लो बॉइलिंग होता है और इजीली जो है रिमूव हो जाता है सिस्टम से। इट डज नॉट टेक पार्ट इन इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन विद द सैंपल, और ये इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन का पार्ट भी नहीं लेता है सैंपल में। द वैल्यू ऑफ डेल फॉर द सब्सटेंस विथ रिस्पेक्ट टू TMS कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग VS माइनस VTMS। अगर हमें डेल की वैल्यू निकालनी है विथ रिस्पेक्ट टू TMS, यानी डेल यानी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू निकालनी है TMS यानी कि टेट्रामेथिसिलिन के साथ, तो हमें उसके लिए इजीली हमारा फॉर्मूला दिया है V डेल माइनस VTMS, ठीक है। V डेल हो गया हमारा V केमिकल शिफ्ट और VTMS हो गया हमारा V टेट्रामेथिलसिलिन। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे दिया है। सिंस द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वी कैन डिफाइन डेल एस, ठीक है। जो इसका स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी के। तो अभी यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है डेल इक्वल टू V सैंपल माइनस V रेफरेंस अपॉन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इन मेगा साइकिल्स। इतना हो गया। उसके बाद हमारा जो V सैंपल माइनस V रेफरेंस है हमने इसको बोल दिया डेल्टा V अपॉन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इन मेगा साइकिल्स, जो हमारा ऊपर था वही सही। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इन मेगा साइकिल्स, ठीक है। इतना हो गया। तो इस फॉर्मूले से हमारा इजीली निकल जाएगी किसकी वैल्यू, डेल की वैल्यू, ठीक है। इस फॉर्मूले से हमारी डेल की वैल्यू यानी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू इजीली हमें मिल जाएगी। तो आगे चलते हैं। वेयर डेल वी इज द फ्रीक्वेंसी शिफ्ट, जहाँ पे डेल वी जो है हमारा वो हमारा फ्रीक्वेंसी शिफ्ट है। द वैल्यू ऑफ डेल इज एक्सप्रेस्ड इन पार्ट्स पर मिलियन। तो हमारा जो केमिकल शिफ्ट है डेल्टा है उसकी वैल्यू हम पार्ट्स पर मिलियन यानी कि PPM में निकालेंगे। मोस्ट केमिकल शिफ्ट है डेल वैल्यूज बिटवीन 0 and 10। बहुत जो केमिकल शिफ्ट है जिनकी डेल की वैल्यू 0 से लेकर 10 के बीच में होती है। इन द टाउ स्केल में बहुत से केमिकल शिफ्ट ऐसे हैं कि जिनकी वैल्यू 0 से 10 के बीच में होती है। सिग्नल फॉर द स्टैंडर्ड डिफरेंस TMS इज टेकन एज 10 ppm। जो TMS है वो 10 ppm के उसमें TMS की जो डेल की वैल्यू कितनी होती है 10 ppm, ठीक है। The two scales are related to the expression tau is equal to 10 minus del, ठीक है। NMR signal is usually plotted with magnetic field strength increasing to the right, thus the signal for TMS highly shielded। TMS जो हमारा highly shielded है और appears at the extreme right of spectrum with del is equal to 0 ppm। Greater the deshielding of protons, large will be the value of del, ठीक है। जितना भी जो प्रोटॉन की डिशील्डिंग बढ़ेगी उतना ही डेल की वैल्यू बढ़ेगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपकी डिशील्डिंग की वैल्यू ग्रेटर हो रही है, ग्रेटर द डिशील्डिंग वैल्यू उतनी हमारी द लार्जर विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा equal to the larger will be the value of delta, will be the value of delta, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ प्रोटॉन्स और उनकी केमिकल शिफ्ट दी हुई है, तो आप लोग उसको देख सकते हो ध्यान से। यहाँ पे मैं एक बार सब बता देती हूँ, उसके बाद आप लोग इसका आराम से पॉज करके देख लेना, ठीक है। पहला साइक्लोप्रोपेन, उसका यहाँ पे आप लोगों को दिख सकता है स्ट्रक्चर। उसके आसपास 0.2 है, प्राइमरी का है 0.9, सेकेंडरी का है 1.3, टर्शरी का है 1.5, विनाइलिक का है 4.6 to 5.9, एसिटाइलिक का है 2.2 to 3, एरोमेटिक का है 6 to 8.5, बेंजाइलिक का है 2.2 to 3, एलाइलिक का है 1.7, फ्लोराइड्स का है 4 to 4.5, क्लोराइड्स का है 3 to 4, ब्रोमाइड्स का है 2.5 to 4, आयोडाइड्स का है 2 to 4,
एल्कोहल्स का 3.424, ईथर्स का 3.324, एसिड्स का है 2 to 2.6, कार्बोक्सिलिक का है 10.5 to 12, ईस्टर का है 3.7 to 4.1, ईस्टर का है 2 to 2.2, एल्डिहाइडिक का है 9 to 10, कार्बोनिल का है 2 to 2.7, फिनोलिक का है 4 to 12 एंड अमीनो का है 1 to 5। ठीक है, इतना आप लोग इसको देख सकते हो। इसको पॉज करके आप लोग कुछ समझना है तो अब इसे अच्छे से समझ सकते हो। उसके बाद है फैक्टर्स, कि क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं केमिकल शिफ्ट को। तो फॉलोइंग आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द केमिकल शिफ्ट। ठीक है, नीचे कुछ फैक्टर दिए हैं जिससे हमारा जो केमिकल शिफ्ट है उसकी वैल्यू वो होती है, इन्फ्लुएंस होती है। पहला है इंडक्टिव इफेक्ट, पहला क्या है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, सेकेंड है हमारा वैन डर वाल्स डीशील्डिंग, थर्ड है हमारा एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट, फोर्थ है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, आज हम लोग सिर्फ केमिकल शिफ्ट के बारे में पढ़ेंगे एंड फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अलग टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो इसलिए आज की वीडियो में सिर्फ केमिकल शिफ्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और अगर किसी को कोई डाउट है तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट में, मैं वो डाउट के ऊपर फिर अच्छे से समझा दूँगा। ठीक है, पहला तो हमारा जो था इंडक्टिव इफेक्ट, हम उसके ऊपर चलते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है। ठीक है, अ प्रोटॉन इज सेड टू बी डिशील्डेड, प्रोटॉन जो डिशील्डेड है इफ इट इज अटैच्ड टू एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप। अगर कोई प्रोटॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ग्रुप से अटैच्ड है तो वो क्या कहलाएगा, डिशील्डेड कहलाएगा। ठीक है, greater the electronegativity of the atom, greater the shielding caused to the proton। जितनी उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी उतना ही उसका प्रोटॉन का डिशील्डिंग होने का चांस ही बढ़ेगा, यानी कि प्रोटॉन उतना ज़्यादा डिशील्डेड होता चला जाएगा। जैसे ही अगर जो हमारा एटम है उसकी बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ रही है, तो हमारा जो प्रोटॉन है उसका भी डिशील्डिंग बढ़ेगा। कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, इसके लिए नीचे दो कंपाउंड दिए हैं हमारा, पहला CH3CH2F और दूसरा CH3CH2Cl। ठीक है, अगर हमारी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ रही है तो हमारा डिशील्डिंग में बढ़ेगा प्रोटॉन का। ठीक है, 2 सिग्नल्स आर एक्सपेक्टेड फॉर ईच ऑफ द 2 कंपाउंड्स, दोनों कंपाउंड्स के 2 सिग्नल दिए हुए हैं। डिशील्डिंग फॉर प्रोटॉन्स ए इन कंपाउंड फर्स्ट इज मोर देन दैट फॉर सिमिलर प्रोटॉन इन कंपाउंड। तो पहला है हमारा कि जो हमारा प्रोटॉन ए है इन कंपाउंड, कंपाउंड जो प्रोटॉन ए है वो ज़्यादा होगा सिमिलर प्रोटॉन इन अदर कंपाउंड। जैसे हमारा जो प्रोटॉन जिस कंपाउंड में प्रेजेंट है, मतलब जो डिशील्डिंग फॉर प्रोटॉन जो डिशील्डेड प्रोटॉन एक कंपाउंड है वो अनदर प्रोटॉन के मुकाबले ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, जो हमारा डिशील्डेड वाला प्रोटॉन है, जैसे हमारा प्रोटॉन ए डिशील्डेड है और एक प्रोटॉन बी है, तो जो प्रोटॉन ए है वो मोर होगा, यानी कि प्रोटॉन बी से ज़्यादा होगा वो। ठीक है, हमारा जो सेकंड है वो है अगर जो हमारा डिशील्डेड प्रोटॉन ए है इन कंपाउंड एज अ डिस्टेंस फ्रॉम द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इंक्रीजेस द डिशील्डिंग इफेक्ट ड्यू टू द डिमिनिशेस प्रोटॉन बी आर कंपैरेटिवली लेस शील्डेड एंड हेंस विल रिजोनेट कंपैरेटिवली हायर वैल्यू ऑफ डेल्टा। तो हमारा जो प्रोटॉन ए है वो प्रोटॉन बी के मुकाबले कंपैरेटिवली लेस होगा, लेस शील्डेड होगा, और उसकी जो डेल की वैल्यू है, नहीं, प्रोटॉन जो बी है वो हमारा लेस शील्डेड होगा और जो उसकी बी की वैल्यू डेल्टा की वैल्यू है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, प्रोटॉन ए के मुकाबले। प्रोटॉन ए कौन है, जो डिशील्डेड है और जो कंपाउंड में है। तो जो प्रोटॉन बी होगा वो शील्डेड होगा, लेस शील्डेड होगा, बट उसकी जो हायर वो डेल की वैल्यू वो हायर होगी। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट है वो है वैन डर वाल्स डीशील्डिंग, उसके साथ चलते हैं। इन अवर क्राउडेड मॉलिक्यूल्स इट इज पॉसिबल दैट सम प्रोटॉन मे बी ऑक्यूपाइंग sterically hindered position. Clearly electron cloud of the bulky group 100 group will tend to repel the electron cloud surrounding the proton. ठीक है, thus such a proton will be deshielded and will resonate higher value of del than expected to the absence of the effect. ठीक है, तो इसने क्या बोला, एक बार दोबारा पढ़ेंगे तो समझेंगे। ठीक है, इन ओवर क्राउडेड मॉलिक्यूल की किसी भी क्राउडेड मॉलिक्यूल में इट इज पॉसिबल दैट सम प्रोटॉन में बी ऑक्यूपाइंग स्टेरिकली हिंडेड पोजीशन, कोई भी प्रोटॉन जो है वो स्टेरिकली हिंडेड पोजीशन ऑक्यूपाई करता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द बल्की ग्रुप 100 ग्रुप, इलेक्ट्रॉन ऑफ बल्की ग्रुप उसका 100 ग्रुप। ठीक है, विल टेंड टू रिपेल द इलेक्ट्रॉन क्लाउड सराउंडिंग द प्रोटॉन, जो कि प्रोटॉन के सराउंडिंग ट्रेंड करेगा टू रिपेल द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल करने की कोशिश करेगा, जो कि इलेक्ट्रॉन के प्रोटॉन के सराउंडेड जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको रिपेल करने की कोशिश करेगा, जिससे कि जो सच ए प्रोटॉन विल बी डिशील्डेड, जिससे प्रोटॉन डिशील्डेड हो जाएगा, विल रिजोनेट हायर वैल्यू ऑफ डेल्टा, और वो डेल्टा की हायर की केमिकल शिफ्ट की हायर वैल्यू शो करेगा, देन एक्सपेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ दिस इफेक्ट, और जितना इस इफेक्ट के एब्सेंस में वैल्यू है उससे हायर वैल्यू वो क्या करेगा, शो करेगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट। द डिशील्डिंग इफेक्ट ऑन प्रोटॉन्स अटैच्ड टू कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इज हायर देन दैट कैन बी अकाउंटेड फॉर द इंडक्टिव इफेक्ट अलोन। जो डिशील्डिंग इफेक्ट है
प्रोटॉन का डिशील्डिंग इफेक्ट जो है वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ज़्यादा होगा इंडक्टिव इफेक्ट के, अकेले इंडक्टिव इफेक्ट के मुकाबले जो हमारा डिशील्डिंग इफेक्ट है प्रोटॉन में, जो कार्बन डालो कार्बन में है, वो ज़्यादा होगा अकेले इंड्यूस्ड इंडक्टिव इफेक्ट के मुकाबले में। एल्डिहाइडिक एंड एरोमेटिक प्रोटॉन्स आर मच मोर डिशील्डेड। एल्डिहाइडिक और एरोमेटिक जो प्रोटॉन होते हैं वो ज़्यादा डिशील्डेड होते हैं उसके, ठीक है। एल्कीन प्रोटॉन्स अपीयर एट रिलेटिवली लो वैल्यू ऑफ डेल्टा। एल्कीन जो प्रोटॉन होता है वो अपीयरली डेल्टा की लो वैल्यू शो करते हैं। द वैल्यू ऑफ डेल्टा यानी केमिकल शिफ्ट, मतलब हमें पता अभी तक हमें अच्छे समझ आ गया कि जो हमारा केमिकल शिफ्ट है हम उसको क्या बोल रहे हैं, डेल्टा बोल रहे हैं, ठीक है। ये है यहाँ पे हमारा डेल्टा। द वैल्यू ऑफ केमिकल शिफ्ट यानी कि डेल्टा, प्रोटॉन्स अपीयर एट रिलेटिवली लो ऑफ डेल्टा, the value of delta chemical shift in each case can be justified by explaining the manner in which the pi electrons circulate under the influence to the applied field, ठीक है। Consider an alkene, it is so oriented that the plane of the double bond is at right angle to the applied field. The induced circulation of pi electrons generates induced magnetic field which is diamagnetic around carbon atom and paramagnetic in the region of the resonance occur at lower applied field, ठीक है। तो हमारा एनएच टॉपिक समझ में आ गया। उससे पहले ना वन डर वाल्स डिशील्डिंग, उससे पहले ना इंडक्टिव इफेक्ट। हमारा लास्टली जो है वो हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको करते हैं एंड उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है, लेकिन ये लास्ट हमारा एक टॉपिक और बचा हुआ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको देख लेते हैं, उसका नेक्स्ट वीडियो बताएंगे क्योंकि फिर वीडियो भी लंबा हो रहा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो है, इट हैज़ बीन फाउंड दैट ए हाइड्रोजन एटम एक्सिबिटिंग प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ए कंपाउंड एब्जॉर्ब एट ए लोअर फील्ड इन कंपेरिजन टू द वन विच डज नॉट। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिंपली क्या गया कि इसमें फाउंड होता है कि हाइड्रोजन एटम है उसकी प्रॉपर्टी, हाइड्रोजन एटम की जो प्रॉपर्टी है वो लो फील्ड को एब्जॉर्ब कर रही है दूसरे के मुकाबले, दूसरे के कंपेरिजन में लो फील्ड एब्जॉर्ब कर रही है हाइड्रोजन की, जो क्या है हाइड्रोजन एटम की जो प्रॉपर्टी वो लो फील्ड एब्जॉर्ब कर रही है। द हाइड्रोजन बॉन्डेड प्रोटॉन बीइंग अटैच्ड टू ए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो हाइड्रोजन बॉन्डेड प्रोटॉन है वो हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एटम को साथ अटैच्ड हो रहा है, ठीक है। विल हैव स्मॉलर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड इट, जिसके अराउंड इट स्मॉलर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसके साथ वो अटैच हो रहा है। Being less shielded, वो less shielded होता है, field felt by such a proton will be more and hence resonance will occur downfield, जिसकी वजह से वो क्या बोलते हैं कि हमारा डाउनफील्ड हो रहा है। और आप लोगों को पता है डाउनफील्ड क्यों होता है, क्योंकि जब डाउनफील्ड जब होता है तब हमारी क्या होती है, शील्डिंग में हमारी वैल्यू बढ़ती है और डिशील्डिंग हमारी वैल्यू डाउनफील्ड आएंगे ना घटती है, डिशील्डिंग हो रहा है, ठीक है। हाँ तो The downfield shift depend upon the strength of hydrogen, जिसकी downfield है वो डिपेंड किसके ऊपर कर रही है, शिफ्ट स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ कितनी है उसके ऊपर उसकी डाउनफील्ड शिफ्ट की वैल्यू डिपेंड कर रही है, ठीक है। डाउनशिफ्ट की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रॉन की स्ट्रेंथ, हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, जितनी हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ है उस पे ही डाउनफील्ड की वैल्यू डिपेंड कर रही है। Intermolecular and intramolecular hydrogen bonding can be easily distinguished as the latter does not show any shift in absorption due to change in concentration, ठीक है। तो आज के वीडियो हमने क्या पढ़ा, केमिकल शिफ्ट के बारे में। और अगर आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, और अगर कोई डाउट है तो मुझे बताना। नेक्स्ट वीडियो में भी हम कोई अलग केमिस्ट्री का टॉपिक लेके आएंगे और आप लोग को बताएंगे। इस चैनल में आपको 11 से लेके BSc MSc एंड उसके बाद भी आप कहीं भी केमिस्ट्री आएगी तो उसके लिए आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे और धीरे धीरे इसमें आपको ज़्यादा वीडियो देखने को मिलेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने सारे दोस्तों शेयर करना जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।